आज का हमारा टॉपिक रहेगा एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य। आज इसकी हर एक डायमेंशन को हम कवर करने की कोशिश करेंगे और इस पर्टिकुलर लेक्चर के अंदर हम इसकी हर एक डायमेंशन के साथ डील करने का प्रयास करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। अभी एमएसपी काफ़ी ज़्यादा लाइमलाइट में है। क्यों एमएसपी इतना ज़्यादा लाइमलाइट के अंदर है यदि हम इसकी बात करें तो क्योंकि आप सबको पता है कि फार्मर्स प्रोटेस्ट जारी है और हालांकि उसको थोड़ा कम कर दिया गया है, उस स्केल के ऊपर वो नहीं है, बट डायरेक्टली इनडायरेक्टली अभी भी वो चल रहा है और उसमें फार्मर्स की बहुत सारी डिमांड्स है। उसमें से जो एक डिमांड है वो होती है एमएसपी को वैधानिक दर्जा प्रदान कर देना, कि आप एमएसपी को लीगल बेसिस प्रोवाइड कर दीजिए। ये डिमांड लगातार किसानों की बनी हुई है। उसके अलावा भी डिमांड्स हैं, उनकी भी हम बातें करेंगे। तो यहाँ पे जो एमएसपी है वो क्या रहा, इसका हिस्टोरिकल इवोल्यूशन क्या है, क्यों ये आया, तो ये 1960s के आसपास का कंसेप्ट है। मैंने पुराने लेक्चर्स में भी आपसे बात की है कि इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा फूड स्कैरसिटी हुआ करती थी स्टार्टिंग में, लेकिन बाद में ग्रीन रिवोल्यूशन के बाद काफ़ी हद तक हम सेल्फ सफिशिएंट आज फूड्स के अंदर हो चुके हैं, फूड ग्रेन्स के अंदर एक्चुअली में। बट यदि मैं 1960s की बात करूं, उस टाइम पे फार्मर्स को एक प्रोत्साहन देने के लिए इसको स्टार्ट किया गया था और इसी के रिगार्डिंग एक CACP कमेटी होती है, वो डिसाइड करती है इसको, ठीक है। लेकिन इसको कहीं पे भी कोई वैधानिक दर्जा नहीं दिया गया है, इसको कहीं पे भी कोई वैधानिक दर्जा नहीं है। इस चीज़ को हमको समझना होगा। ना ही CACP जो कमेटी होती है, ठीक है, वो कोई वैधानिक कमेटी है। तो एक्चुअली में प्रोत्साहन के लिए दिया जाता है और अभी 23 क्रॉप्स के ऊपर एमएसपी प्रोवाइड किया जाता है। उनमें से 22 क्रॉप्स पे एमएसपी होता है और जो एक शुगर केन होता है उसको थोड़ा बहुत लीगल बेसिस है, उस पर एफआरपी और एसईपी होता है। एफआरपी सेंटर देता है, एसईपी स्टेट देता है पर्टिकुलर। तो एफआरपी जो होता है वो होता है फेयर एंड रेम्युनरेटिव प्राइस और जो एसईपी होता है वो स्टेट अश्योर्ड प्राइस होता है। तो ये शुगर केन के लिए होता है। जनरली हम बोल देते हैं शुगर केन को भी एफआरपी और एसईपी को भी एमएसपी मानते हुए ही कि वो 23 क्रॉप्स के अंदर इंक्लूडेड है। उसके अलावा भी काफ़ी क्रॉप्स है, लाइक कॉमर्शियल क्रॉप्स होती हैं 4, जैसे आप बात कर सकते हो, कॉटन की बात कर सकते हो, बातें कर सकते हो, और तिलहन है, बहुत सारी दालें हैं और राइस है, व्हीट है, इन सबको एमएसपी प्रोवाइड किया जाता है। अब लगातार जब मांग चल रही है एमएसपी को लीगल बेसिस प्रोवाइड करने की, कंटिन्यूसली जब ये डिमांड है, तो क्या ये फीजिबल है, क्या ये पॉसिबल है, क्या ये किया जा सकता है, और किया गया तो कितना तक, किस एक्सटेंट तक ये टॉल लेके आएगा, बजट के ऊपर इसका कितना, बजट पे इसका कितना भार रहेगा, क्या ये फीजिबल है, इसकी हम बातें कर लेते हैं। तो जिन 23 क्रॉप्स की हम बातें कर रहे हैं, यदि उनके पूरे प्रोडक्शन को हम, यदि गवर्नमेंट एमएसपी के ऊपर प्रोक्योर करना चाहे और गवर्नमेंट यदि एमएसपी पे प्रोक्योर करे, तो पूरा जो उसमें खर्चा आता है वो आता है 12 लाख करोड़ के आसपास का, 12 लाख करोड़ के आसपास का खर्चा इसमें आता है पूरा। और आपको अच्छे से पता है कि हमारा जो बजट है वो इस साल 35 लाख करोड़ था, तो अराउंड 1/3 ऑफ दी एंटायर बजट ओनली 23 जो क्रॉप्स है जिनको एमएसपी आप दे रहे हो उनको एक्वायर करने का खर्चा आता है। तो यदि इसको वैधानिक दर्जा दिया जाता है और यदि किसान इसको आपके पास लेके आते हैं, गवर्नमेंट के पास लेके आते हैं, गवर्नमेंट को प्रोक्योर करना पड़ेगा और गवर्नमेंट एंटायरली इसको प्रोक्योर करती है, तो अराउंड 12 लाख करोड़ का खर्चा आता है। ओके, तो 12 लाख करोड़ का खर्चा आता है, तो ये काफ़ी बड़ा एक अमाउंट है, कोई छोटा अमाउंट तो ये है नहीं, 1/3, जबकि हम पहले इतना फिजिकल डेफिसिट में रहते हैं, जबकि हमारा पहले ही फिजिकल डेफिसिट अभी तो बहुत ज़्यादा है। वैसे भी एवरेजन 3 से 4 से 5% तो हो जाता है। अभी हम FRBM एक्ट को फॉलो करने वाले थे एनकेसिंग कमेटी की, लेकिन फॉलो अब नहीं हो पा रहा है। अब तो ये कुछ ऐसा हो गया है कि बहुत ज़्यादा हो गया है कोविड की वजह से फिजिकल डेफिसिट। तो एक ऐसी कंट्री के अंदर जहाँ पे फिजिकल डेफिसिट पहले ही बहुत ज़्यादा है, इस तरीके का क्या पॉसिबल है, ये फीजिबल है। चलो इसको एक बार के लिए हम इस डायमेंशन को, इस डायरेक्शन को, इस पॉइंट को छोड़ भी दें कि चलो ये पॉसिबल हो पाता है नहीं हो पाता है। इसके अलावा भी क्या दूसरे नेगेटिव पॉइंट्स हो सकते हैं यदि एमएसपी को लीगल बेसिस प्रोवाइड किया जाता है। तो देखो, एमएसपी को यदि लीगल बेसिस प्रोवाइड किया जाता है तो फिर फार्मर्स वही क्रॉप उगाएंगे जिसको एमएसपी मिलेगा, उनको बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन मिल जाएगा उस फसल को उगाने के लिए, और वो एकदम डैम श्योर होकर उसको उगाने के लिए जाएंगे। तो जो फूड में डाइवर्सिफिकेशन होता है वो कम हो जाएगा।
एक्चुअली में फूड ग्रेन्स में डाइवर्सिफिकेशन में कमी आएगी, किसी और फसल के लिए फार्मर्स नहीं जाएंगे, उसी फसल के लिए जाएंगे जहाँ पे एमएसपी प्रोवाइड किया जा रहा है। दूसरा पॉइंट, यदि फसल जैसे लाइक शुगर केन है, राइस है, ये वाटर गिजलिंग क्रॉप्स हैं, इन क्रॉप्स के वाटर गिजलिंग होने के बावजूद भी फार्मर्स इनको प्रोड्यूस करने के लिए जाएंगे यदि एमएसपी प्रोवाइड किया गया। तो अभी भी ये होता है, हमारे हरियाणा पंजाब में देखते हैं कि काफ़ी वाटर लेवल कम हो गया है, फिर भी वहाँ के फार्मर्स राइस का प्रोडक्शन करते हैं, जो कि वहाँ के हिसाब से अब पानी की अवेलेबिलिटी कम होने की वजह से ठीक नहीं है। तो सेकंड नेगेटिव पॉइंट हो जाएगा कि वाटर गिजलिंग क्रॉप्स का प्रोडक्शन काफ़ी होगा यदि एमएसपी दिया जाएगा तो। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट था कि डाइवर्सिफिकेशन कम हो जाएगा। थर्ड जो है, हम इन फ्यूचर काफ़ी ज़्यादा हम इस चीज़ को लेके, अब क्योंकि हमने फूड स्कैसिटी कम हो गई है, फूड सरप्लस में हम आ चुके हैं, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि हम लाइक जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग की तरफ थोड़ा बहुत शिफ्ट हो जाए, ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ थोड़ा बहुत शिफ्ट हो जाए। लेकिन इस तरीके की यदि चीज़ें, यदि एमएसपी को यदि वैधानिक दर्जा दिया गया, तो फिर ऐसी कंडीशन के अंदर उस तरफ शिफ्ट होना एक्चुअली में थोड़ा उसकी रफ्तार कम हो जाएगी, या फिर लोग कम शिफ्ट होना चाहेंगे, क्योंकि कोई इतना रिस्क नहीं लेना चाहेगा। जब उसको एमएसपी मिल रही है तो वो उसी क्रॉप के साथ जाने की कोशिश करेगा। तो एक जो फाइनेंशियल कंसर्न्स है, उसके अलावा ये भी बहुत सारे कंसर्न्स हैं जो कि लाइमलाइट में आ जाते हैं। तो इन सब चीज़ों को यदि एक साथ ही देखा जाए तो एमएसपी को एक लीगल बेसिस प्रोवाइड करना, वैधानिक दर्जा प्रोवाइड करना, फिर और फसलों के लिए भी ये डिमांड हो सकती है लगातार कंटिन्यूसली। ठीक है, तो फिर काफ़ी ज़्यादा दिक्कत इन फ्यूचर आ सकती है। तो मैं यदि इंक्लूड करूँ, एक तो फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट जो अपने आप में बहुत बड़ा कंस्ट्रेंट है एक, ठीक है। सेकेंड नंबर के ऊपर जो है आपका डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप कम हो जाना, लोगों का ZBNF की तरफ ना जाना, लोगों का ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ ना जाना, ये सब एक वैधानिक दर्जा यदि दिया जाता है तो ये सब होने की संभावना भी बनती है। तो ये थोड़ा प्रैक्टिकल नहीं रह जाता है कि पूरी तरह से इसे वैधानिक दर्जा दिया जाए। तो फिर क्या किया जा सकता है? जब एमएसपी आप नहीं प्रोवाइड कर रहे हो और एमएसपी आप प्रोवाइड कर रहे हो तो उसको वैधानिक दर्जा नहीं देने की फेवर में आप हो, तो फिर सॉल्यूशन क्या हो सकता है? तो यदि हम इसके रिगार्डिंग सॉल्यूशन की बात करें तो सॉल्यूशन जो पॉसिबल हैं वो कुछ इस तरह से हो सकते हैं कि हमारी कंट्री के अंदर पहली बात तो जब एमएसपी दी जाती है तो एंटायर कंट्री में एक साथ एमएसपी डिक्लेयर होता है। ओके, और एक ही एमएसपी डिक्लेयर होता है एंटायर कंट्री के अंदर, और जो 23 क्रॉप्स हैं उनके लिए फिक्स है, उन सब के लिए एमएसपी डिक्लेयर होता है। तो पहली बात तो हमें जो एमएसपी डिक्लेयर करना चाहिए वो एग्रो क्लाइमेटिक जोन के हिसाब से डिक्लेयर करना चाहिए। बताया जाता है कि इंडिया के अंदर 15 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स हैं। हम जब एग्रो क्लाइमेटिक जोन के हिसाब से एमएसपी डिक्लेयर नहीं करते हैं तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि जो प्रोडक्शन होता है वो सभी स्टेट्स के अंदर सभी राइस उगाने की कोशिश करते हैं, सभी वो चीज़ें उगाने की कोशिश करते हैं जिस पे कि एमएसपी अच्छा दिया जा रहा है। ऐसी कंडीशन के अंदर वो क्लाइमेट यदि उसको सूट नहीं करता है तब भी उस चीज़ की प्रोडक्शन के लिए वो जाते हैं। और काफ़ी बार जैसे पंजाब हरियाणा में बड़े बड़े फार्मर्स उसको राइस को प्रोडक्शन करते हैं, हालांकि प्रोडक्शन हो जाता है लेकिन वहाँ पे वाटर इतना नहीं है तो प्रोडक्शन नहीं किया जाना चाहिए राइस का, लेकिन फिर भी वो लोग करते हैं एमएसपी की वजह से। तो यदि एमएसपी एग्रो क्लाइमेटिक जोन के हिसाब से हो और पूरी यूनिवर्सल एमएसपी ना हो कि कंट्री लेवल पे एमएसपी ना हो कि जो 15 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स है उसके हिसाब से एमएसपी और फिर उस हिसाब से प्रोक्योर किया जाए तो दैट कैन बी ए गुड सॉल्यूशन, और एक अच्छा कदम हो सकता है। सेकंड जो चीज़ हो सकती है, एमएसपी में भी ये प्रोक्योर जब किया जाता है, जो एफसीआई के द्वारा, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा प्रोक्योर किया जाता है, जो कि आगे पीडीएस के लिए इसको डिस्ट्रीब्यूट करता है, फिर स्टेट आगे जाके पीडीएस के थ्रू उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। मतलब जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पूरा एक इंटीग्रेटेड सिस्टम है जिसमें कि एक्चुअली जो रोल प्ले करता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही प्ले करते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो एजेंसी होती है वो एफसीआई होती है, वो प्रोक्योरमेंट करने का काम करती है और स्टोरेज करने का काम करती है, थोड़ा ट्रांसपोर्ट करने का काम भी करती है। आगे जो आइडेंटिफाई करने का कि कौन बेनिफिशियरी है उसको आइडेंटिफाई करना है और फिर उसको डिस्ट्रीब्यूशन करना है। फिर जो पीडीएस डिस्ट्रीब्यूशन शॉप्स हैं उन सब का जो आगे का मैनेजमेंट है वो स्टेट गवर्नमेंट करती है। थोड़ा हम साइड लाइन चले गए अपने टॉपिक से, वापस रिटर्न होते हैं अपने पॉइंट के ऊपर ही। तो मैं जिस पॉइंट पे था कि एक्चुअली में जो प्रोक्योरमेंट किया जाता है वहाँ पे देखा गया है कि काफ़ी राइस का प्रोडक्शन लाइक बंगाल और उड़ीसा में भी है, लेकिन वहाँ से प्रोक्योरमेंट बहुत कम है, और वहीं पे पंजाब हरियाणा से प्रोक्योरमेंट बहुत ज़्यादा है। तो ये जो प्रोक्योरमेंट के अंदर विषमता है, इस विषमता को भी दूर करने की ज़रूरत है। ज़रूरी है कि सब जगह से एक फिक्स अमाउंट ऑफ द प्रोक्योरमेंट किया जाए ताकि एक समता बन सके, एक इक्विटी बन सके पूरे सिस्टम के अंदर।
तो इस तरीके का एक सॉल्यूशन भी लाया जा सकता है। लाइक देखा जाता है कि हमारे यहाँ पे 85% स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं। मैक्सिमम जो प्रोक्योर किया जाता है वो पंजाब हरियाणा से, जहाँ पे ज़्यादातर बड़े फार्मर्स हैं उनसे प्रोक्योर किया जाता है। ठीक है, तो यदि आप यूनिवर्सल एमएसपी देने के लिए जाते, यदि एमएसपी को आप वैधानिक दर्जा देने भी जाते हो इन परिस्थितियों के साथ जो वर्तमान में है, तो सबसे ज़्यादा जो फायदा होता है वो बड़े फार्मर्स को होता है, छोटे फार्मर्स को कोई फायदा नहीं हो पाता है उस कंडीशन में भी। ओके, एंड जो लैंडलेस फार्मर्स है उनको भी कोई बेनिफिट नहीं हो पाता है। तो एक्चुअली में इस कंडीशन को देखते हुए ये अच्छा होगा कि हम पूरा प्रोक्योर ना करके, भले ही हम 30% 40% प्रोक्योर करें, लेकिन उसमें एक समता हो, उसमें एक इक्विटी हो, पूरी कंट्री से उसको प्रोक्योर किया जाए, या फिर एमएसपी को एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स के हिसाब से डिसाइड करते हुए फिर वहाँ से उस हिसाब से प्रोक्योरमेंट किया जाए। यदि आप फुल प्रोक्योरमेंट इंश्योर नहीं कर सकते हो तो 40 to 50% प्रोक्योरमेंट के साथ आप जा सकते हो। तो ये कुछ प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस हो सकते हैं जो कि रियल में प्रॉब्लम को सॉल्व भी करेंगे, और एक्चुअली में फाइनेंशियल बर्डन भी हमारे ऊपर इतना ज़्यादा नहीं आएगा, क्योंकि हम एक अभी डेवलपिंग कंट्री है, हमारे पास पैसों की हमेशा, बजट का हमेशा डेफिसिट होता है। मान लो कि 12 लाख करोड़ के अंदर पूरा प्रोक्योर यदि गवर्नमेंट कर भी ले तो उसके साथ बहुत सारी और भी जो प्रॉब्लम है वो मैंने बताई है, वो प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती है गवर्नमेंट को। और साथ ही साथ में मतलब कि इसके साथ में प्रॉब्लम्स को फेस करने के साथ में ही और भी काफ़ी समस्याएं आ सकती हैं। तो इस वजह से इस सॉल्यूशन को अपनाने की ज़रूरत है। और क्या हो सकता है, तो अभी जो फार्मर्स को एमएसपी प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है, उसमें जो सीएसीपी है, ठीक है, जो डिसाइड करता है कि क्या रहेगा एक्चुअली में एमएसपी, वो जो फॉर्मूले को फॉलो कर रहे हैं अभी, वो फॉर्मूला है A2 + FL + 50%। तो A2 यहाँ पे वही है जो भी फार्मर्स को जो कॉस्ट आ रही है प्रोडक्शन करने के अंदर, जो भी वो उगा रहा है उसमें, लाइक फर्टिलाइजर, लाइक जो वो बीज लेके आता है, सब चीज़ों के अंदर है ना, वो प्लस FL मतलब 50, मतलब उसको एक एंटरप्रेन्योर मानते हुए जो फार्मर की फैमिली का लेबर होगा उसको माना गया, और फिर 50% प्रॉफिट मार्जिन के साथ ये A2 + FL + 50% का फॉर्मूला भी यूज में लिया जाता है एमएसपी को निर्धारित करने के अंदर। ओके, और जो इसको भी हम थोड़ा सा शिफ्ट करके C2 + 50% के ऊपर ले जा सकते हैं। C2 के अंदर क्या काउंट होता है, C2 में A2 + FL वाली चीज़ें तो काउंट होती हैं, उसके बाद भी पोस्ट हार्वेस्ट के अंदर यदि आप आपकी जो स्टोरेज में कहीं पे रखते हो उसके अंदर जितना भी जो कुछ लगता है, पैसा वैसा, किराया वगैरह, रेंट वगैरह, तो वो सब चीज़ें भी शामिल हो जाती है। तो ज़्यादा कॉम्प्रीहेंसिव है C2 + 50% एज कम्पेयर टू A2 + FL + 50% के। तो इस तरीके से भी इसे किया जा सकता है। और क्या दिक्कतें हो सकती हैं यदि हम एमएसपी को वैधानिक दर्जा देने की कोशिश करेंगे, तो एक्चुअली में आपको पता है कि डेवलपिंग कंट्रीज के लिए 10% सब्सिडी का ही प्रोविजन किया हुआ है WTO के नॉर्म्स के अंदर भी। तो उस फ्रंट पे भी हम प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं कि यदि हम एमएसपी को वैधानिक दर्जा देते हैं तो वहाँ पे भी हमें कन्फ्रंटेशन, हमें वहाँ पे भी दिक्कत फेस करने को मिल सकती है। तो ये रहा कि एमएसपी को वैधानिक दर्जा देना, ठीक है, एमएसपी को वैधानिक दर्जा देना क्या उचित है, ठीक है, क्या फीजिबल हो सकता है। तो ये सारा कंक्लूजन इससे यही निकल के आता है कि ये प्रैक्टिकल नहीं है। ये फीजिबल यदि किया जाता है तो इसका बहुत बड़ा एक टोल आ सकता है हमारे ऊपर। इसके बजाय जो प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं उनको मैंने आपको बता दिया है कि आप एग्रो क्लाइमेटिक जोन के हिसाब से एमएसपी डिसाइड कर सकते हैं। एमएसपी में आप जो प्रोक्योरमेंट करते हो उसमें समता आप ला सकते हैं, इक्विटी आप ला सकते हैं, उसमें विषमता को हटाते हुए। आप पूरा प्रोक्योर नहीं करते हो तो अश्योर कर सकते हैं एक मिनिमम प्रोक्योरमेंट के लिए, ठीक है। उसके अलावा भी आप है जो और कुछ मीजर्स ले सकते हैं जिसके बिहाफ पे आप एमएसपी को एक वैधानिक दर्जा ना देखते हुए भी किसानों को काफ़ी हेल्प आप कर सकते हैं। इस चीज़ को समझना होगा। अब यहाँ पे भी क्या होता है कि जब एमएसपी का पे हम जो प्रोक्योरमेंट किया जाता है उसमें जो 23 क्रॉप्स है उसमें जो शेयर है, जो क्रॉप्स मेजरली प्रोक्योर की जाती हैं वो केवल राइस, व्हीट एंड अभी पल्स भी स्टार्ट हो गई हैं। अदरवाइज जो 23 क्रॉप्स है उनमें भी और क्रॉप्स का बहुत ही कम लेवल पे प्रोक्योरमेंट है या न के बराबर प्रोक्योरमेंट है, ठीक है। तो एक तो ये प्रोक्योरमेंट में भी विषमता है जो है प्रोक्योरमेंट में, एंड दूसरा जो है एरिया वाइज भी विषमता है। तो इन सब चीज़ों को यदि दूर किया जाए तो आप बिना वैधानिक दर्जा देते हुए भी एमएसपी को फार्मर्स को काफ़ी हेल्प आप कर सकते हो। तो ये काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स होती है एमएसपी के साथ एक्चुअली में, जो कि यहाँ पे है हमारे साथ में।
और मुझे और जहाँ तक है कि एमएसपी को वैधानिक दर्जा देने की बात आती है तो वो उतना फीजिबल नहीं है हमारे फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स को देखते हुए और दूसरी प्रॉब्लम्स को भी देखते हुए। लाइक अभी आपने देखा होगा कि काफ़ी ज़्यादा जैसे फार्मर्स को बिजली फ्री प्रोवाइड की जाती है, तो जब फार्मर्स को फ्री बिजली प्रोवाइड की जाती है तो उसमें क्रॉस सब्सिडाइजेशन होता है। फार्मर्स को फ्री बिजली जब प्रोवाइड की जाती है तो इंडस्ट्री को वो बिजली महंगी जाती है, क्रॉस सब्सिडाइजेशन होता है, तो हमारे यहाँ पे फिर इंडस्ट्री लगाना टफ हो जाता है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस टफ हो जाता है। ठीक है, तो इस क्रॉस सब्सिडाइजेशन की वजह से दूसरी प्रॉब्लम क्या होती है, फार्मर्स को बिजली सस्ती मिल जाती है, चलो ठीक है, उसके बाद उसको एक बार के लिए हम उचित मान लेते हैं, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा वाटर का देखा गया है कि पिछले 10 साल में वाटर का एक्सट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हुआ है मोटर चला के, ठीक है, पंप चला के, और बहुत ज़्यादा वाटर लेवल को डाउन कर दिया गया है क्योंकि फ्री अवेलेबिलिटी ऑफ बिजली की वजह से ऐसा हुआ। ठीक है, तो वाटर लेवल उससे बहुत ज़्यादा नीचे चले गए, और ऐसी जगह पे जैसे राजस्थान जहाँ पे और बहुत सारी ऐसी जगह जहाँ पे कि वाटर गजलिंग क्रॉप्स नहीं लगानी चाहिए, फार्मर्स वहाँ पे भी वाटर गजलिंग क्रॉप्स उगा रहे हैं क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा महंगी नहीं है और पानी जहाँ तक पॉसिबल हो सकता है वो एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, वाटर लेवल ख़त्म हो जाता है। तो ये भी सीरियस कुछ कंसर्न्स हैं, इन पे भी ध्यान दिए जाने की ज़रूरत है। और फाइनली होता क्या है कि इंडस्ट्री को जाने वाली जो बिजली होती है वो महंगी हो जाती है, और इंडस्ट्री को जाने वाली बिजली महंगी होने की वजह से हमें जो एज ए कंज्यूमर फाइनली जो चीज़ें मिलती हैं वो भी महंगी मिलती हैं इंडस्ट्री के थ्रू आके। तो ये क्रॉस सब्सिडाइजेशन की वजह से एक ये नुकसान हो जाता है। ठीक है, और भी यदि मैं क्रॉस सब्सिडाइजेशन को उदाहरण देना चाहूँ किसी दूसरी डायरेक्शन में, लाइक जैसे हम देखते हैं कि पैसेंजर फेयर जो होता है, क्योंकि जो रेलवे होता है वो लगभग अभी नॉन प्रॉफिट में वर्क कर रहा है, उनका ऑपरेटिंग कॉस्ट पूरा 99 पॉइंट तक चला जाता है यदि 100 रुपये जो अर्न करते हैं तो ऐसे में क्रॉस सब्सिडाइजेशन यहाँ पे भी होता है। जो पैसेंजर फेयर होता है जिसमें हमारी पैसेंजर गाड़ियाँ चलती है उसमें काफ़ी क्रॉस सब्सिडाइजेशन किया जाता है। जो जनरल पैसेंजर बॉगीज होती है, तो जो जनरल पैसेंजर के डिब्बे होते हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा सब्सिडाइज किया जाता है, तो उसका भार डाला जाता है फिर किसके ऊपर, जो लगेज कैरी करने वाली गाड़ियाँ होती हैं, मालगाड़ियाँ जिन्हें बोलते हैं, उनके ऊपर। तो फिर वहाँ से जो है गाड़ी के थ्रू माल को ट्रांसपोर्ट करना बहुत महंगा हो जाता है, तो इस वजह से लोग फिर सड़क के थ्रू सामान को या माल को इधर से उधर भेजना स्टार्ट करते हैं, या फिर उस चीज़ को आगे फॉरवर्ड करते हैं, वो कंज्यूमर लेवल पे वो चीज़ आती है और हमें चीज़ें महंगी मिलती है। तो वहाँ पे भी क्रॉस सब्सिडाइजेशन का अल्टीमेट और फाइनल जो है वो मिडिल क्लास को फेस करना पड़ता है, या फिर हमको जो भी कंज्यूमर्स हैं हम उन सबको, उसमें फार्मर्स भी आ सकते हैं, उसका इम्पैक्ट उनके ऊपर भी आता है। तो इस तरह से जो क्रॉस सब्सिडाइजेशन होता है इसकी वजह से काफ़ी दिक्कत होती है। अभी आपको पता होगा कि हमारा अभी डिजिटल रुपी आया है इंडिया में, वो कहीं न कहीं पे इसी वजह से इसी चीज़ को सॉल्व करने के लिए आया है कि हम इलेक्ट्रिसिटी यदि फार्मर्स को ना दें तो किस तरीके से उनको डायरेक्ट पैसा भी ट्रांसफ़र ना करें, क्योंकि डायरेक्ट पैसा ट्रांसफ़र करने पे भी उसका मिसयूज़ हो जाता है। एंड सेकंड, उनको हम क्रॉस सब्सिडाइजेशन देके बिजली भी फ्री ना दें, तो कुछ और ऐसा टोकन टाइप का हम कुछ पैसा लेके आएँ जिसको कि वहीं पे यूटिलाइज़ किया जा सके। ठीक है, उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में, मतलब बिजली के बिल को भुगतान करने में यूटिलाइज़ किया जा सके। तो कुछ इस तरीके के कंसेप्ट आ रहे हैं जिसके भी आप पे कोशिश की जा रही है कि इफ़ेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हो, और पूरा स्टेक होल्डर अप्रोच हो, 360 डिग्री अप्रोच हो, हर तरीके के बेनिफिट हो। तो उन सब चीज़ों को यदि देखें हम हॉलिस्टिक वे में पूरा 360 अप्रोच के साथ, तो ये समझ आएगा कि एमएसपी को एक वैधानिक दर्जा दिया जाना आज के समय को देखते हुए, हमारे फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स को देखते हुए, और फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स के साथ और भी बहुत सारी समस्याएं, जैसे उसकी वजह से फूड डाइवर्सिटी खत्म हो सकती है। आने वाले टाइम में जो इंसेंटिव जेडबीएनएफ और ऑर्गेनिक फार्मिंग को मिल रहा है वो बंद हो सकता है। ठीक है, वाटर गजलिंग क्रॉप्स उगाई जा सकती है जिसकी वजह से पानी की लेवल कम हो सकती है। ठीक है, ऐसे एरियाज में वो क्रॉप्स उगाई जा सकती है जहाँ की वो उगाना उनको सूटेबल ना हो, तो प्रोडक्शन कम भी हो सकता है। इस तरीके की समस्याएं भी हो सकती है। तो उन सब चीज़ों को देखते हुए अभी मुझे लगता है कि ये फीजिबल नहीं है कि एमएसपी को एक वैधानिक दर्जा दिया जाए। ठीक है, एक्सपर्ट की यही राय है। एंड सॉल्यूशन क्या हो सकते हैं, एग्रो क्लाइमेटिक जोन के हिसाब से, एग्रो क्लाइमेटिक जोन के हिसाब से एमएसपी डिसाइड कीजिए। पूरा प्रोक्योरमेंट नहीं कर सकते, फिक्स अमाउंट ऑफ परसेंटेज ऑफ प्रोक्योरमेंट के ऊपर आप जाइए, सारी क्रॉप्स को प्रोक्योर करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, एमएसपी के निर्धारण के अंदर C2+50% के फार्मूला को अपनाने की, ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव फार्मूले को अपनाने की कोशिश कीजिए। ठीक है, और भावांतर भुगतान जैसी योजना के साथ पे आप जा सकते हो, जो कि मध्य प्रदेश की योजना है। लाइक आप यदि सेल नहीं कर पाते हैं फार्मर्स, वो मार्केट जो प्राइस है डाउन आ जाती है, तो वहाँ पे आप जो बचा हुआ अमाउंट है वो आप फार्मर्स को पे कर सकते हो। ये वाली स्कीम के साथ भी आप जा सकते हो। ठीक है, ये भी आप कर सकते हो एक लेवल पे। तो ये कुछ वे हो सकते हैं, ये कुछ तरीके हो सकते हैं
जिसके बिहाफ पे विदाउट एमएसपी को इंश्योर करते हुए भी, विदाउट एमएसपी को वैधानिक दर्जा देते हुए भी आप फार्मर्स को काफ़ी हद तक हेल्प कर सकते हैं। तो ये सब कुछ एमएसपी के बारे में था। इसी तरीके से हम आगे टॉपिक्स के साथ, नए नए टॉपिक्स के साथ मिलते रहेंगे। थैंक यू।